चलो थोड़ा देर में आए। चलो कोई नहीं। देखो अभी तुम दोनों बैठे हो, तो बेसिकली केमिस्ट्री में भी ना वही है, लाइक जो हमेशा से तुमने PYQs किए होंगे, है ना। तो जैसे तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हो उसमें जो प्रिडिक्टेबल टॉपिक्स होते हैं पर चैप्टर, ठीक है, वैसे वाले ही क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं, ठीक है। हाँ ओके, सोहिल आ गया है, आयुष आ गया है। अरे टाइम पे आया करो भाई, तुम लोग थोड़ा सा 2-4 मिनट पहले आ जाया करो, ठीक है। जैसे अभी मैं दिखाऊंगी किस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो तुम लोगों को पता चल जाएगा कि मैम ये वाले तो वही क्वेश्चंस है, वैसे ही क्वेश्चंस है जैसे हम जर्नली प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। सो और हाँ, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, जो डॉक्यूमेंट का लिंक आप लोगों के ग्रुप में शेयर किया गया है, प्लीज उसको डेली बेसिस पे देख लिया करो। मतलब मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि पूरा दिन उसको देखते रहो, कोई भी 2 टाइम, एक मॉर्निंग में चेक कर लिया करो, एक इवनिंग में चेक कर लिया करो कि वहां पे कुछ क्वेश्चंस तो नहीं अपडेट किए हुए, क्योंकि डेली बेसिस पे टीचर्स कर रहे हैं ना, तो वहां पे आप देखते रहो, ठीक है, और उसको करते रहो साथ साथ। तो आप लोगों के लिए आसानी होगी। अगर आप मान लो लेट से किसी का 7 अप्रैल को पेपर और वो 6 अप्रैल को देख रहा है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, फिर तुम्हारा भी मन नहीं करेगा देखने का। तो दिन में 2 बार, एक बार देख लिया करो, मॉर्निंग में और इवनिंग में, ठीक है जी। हाँ जी, आ गई। अच्छा, यहाँ पे कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका पेपर ऑलरेडी हो चुका है? कोई है जिसका हो चुका है जेई का पेपर? हाय अमर, गुड इवनिंग। हाँ जी, कोई ऐसा अच्छा, मतलब सबके होने वाले हैं किसी ना किसी दिन पे। अरे थम्स अप दे दो। ठीक है, आयुष जी, सोहिल, अमित, अंकित, सॉरी, तुलसी, समीर। चलो ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट बेटा, ठीक है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन ये था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेस। पहले तो तुम खुद देखो क्या तुम कर पा रहे हो, मैंने को तो देखो कराना ही कराना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये है, ये तुम्हारा पूछा गया था मॉर्निंग शिफ्ट 1 में कल, ठीक है। तो आपसे ये पूछा था करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन्स इन एक्वस मीडियम। और एक तुम्हें मैं ये बात बता दूं, यही सेम क्वेश्चन ना नीट 2017 में है, तो उन्होंने यू का यू बिल्कुल क्वेश्चन दिया था, ऑप्शन भी चेंज नहीं किए, ऑप्शन भी चेंज नहीं किए। तो अब तुम मुझे बता सकते हो कि एक्वस मीडियम में बेसिक स्ट्रेंथ क्या रहेगी अमीन्स की मेरा बेटा? कैन एनीवन टेल? पढ़ा होगा ना? सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन बोल रहे हैं वरुण, बाकी बच्चे? यस मैम, सेकंड। सेकंड ऑप्शन, शाबाश। अपने आप को देखते भी रहा करो कि कितना आपने रिवीजन कर लिया और कितना करने की, मतलब कितना और करना है, ठीक है। तो यस, सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। मैं फिर बोल रही हूँ, जो अमीन्स चैप्टर में जो ये बेसिक स्ट्रेंथ वाला क्वेश्चन है, ये प्रिडिक्टेड होता है पहले कि हाँ ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब एक्वस मीडियम में क्या होता है मेरा बेटा? एक्वस मीडियम में सॉल्वेंट होगा आपका, है ना, पानी होगा। तो उसमें 2 फैक्टर होते हैं, एक तो सॉल्वेंट के बेसिस पे हम बताते हैं ऑर्डर बेसिसिटी का, और इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे बताते हैं। क्या बोलते हो, हाँ या ना? इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे हम लोग क्या बताते हैं, कौन सा ज्यादा बेसिक होगा? टर्शरी वाला, जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप ज्यादा लोन पेयर अवेलेबल होंगे डोनेशन के लिए, सेकेंडरी और प्राइमरी। एंड व्हाट अबाउट सॉल्वेंट? सॉल्वेंट में हम क्या ऑर्डर रहता है हमारा, कौन बताएगा? सॉल्वेंट, जब हम सॉल्वेंट के केस में देखेंगे, जल्दी बताओ, वरुण बताओ, समीर, हर्ष। वाटर के मॉलिक्यूल कौन से अमीन से ज्यादा इंटरेक्ट करेंगे? प्राइमरी से करेंगे ना, 2 हाइड्रोजन होते हैं वहां पे, है या ना? यस मैम। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ऑर्डर रहता है। नहीं पढ़ा तो जाते ही पढ़ोगे इस टॉपिक को। अब ये दोनों फैक्टर को मिला के जो हमारा ऑर्डर आता है बेटा, अगर हमारा एल्काइल ग्रुप मीथाइल होता है, मीथाइल, तो हमारा क्या रहता है ऑर्डर? 213। याद किया हुआ है? 213। इसको ऐसे याद रख लो, STP से याद रख लो। कैसे याद रख लो? STP, S बोले तो सेकेंडरी, T बोले तो, वैसे तो हमें पता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर होता है सेकेंडरी, ठीक है। 200 SPT, सॉरी SPT, ठीक है। T से प्राइमरी, T से टर्शरी। और अगर R तुम्हारा इथाइल होगा तो क्या होता है? 231, बोलो। यस मैम। इसको तुम STP से याद रख लो। अब तुम्हें ना दोनों याद रखने की जरूरत नहीं है, कोई एक रख लो। मैं कैसे याद रखती हूँ? मैं ऐसे याद रखती हूँ कि इथाइल बड़ा ग्रुप है,
ठीक है, उसमें एसटीपी होता है, बस एक मैं याद रख लेती हूँ, दूसरा वाला अपने आप तुम अकॉर्डिंगली चेंज कर लोगे। अब यहाँ ऑप्शन में देखो, प्राइमरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्शरी, अगर आपको नहीं भी पता था तब भी आप ये आंसर जो है मार्क कर सकते थे, नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है मेरा बेटा, तो जिनका आने वाली शिफ्ट में पेपर है, ध्यान रखना ये वाला टॉपिक आप पढ़ोगे। अब मेरे साथ बैठे हो तो अपना रफ नोटबुक निकाल लो, और जो जो मैं बोल रही हूँ वो आप रिवाइज करके जाएंगे बेटा। 102% क्वेश्चन रिपीट होंगे, समझ गए? रिपीट इन द सेंस कॉन्सेप्ट रिपीट हो। क्लियर है? चलूं आगे? यस मैम। चलो, एक क्वेश्चन ये पूछा था, ये सारे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है? तो जो जो मुझे मिले ना बेटा वो मैं ले आई क्वेश्चंस, ठीक है? सारे तो 25 देखो नहीं मिले मेरे को, ठीक है? अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ग्रुप 17 में कह रहा है कौन सा प्रॉपर्टी रेगुलर ट्रेंड नहीं फॉलो करता है? कौन सा नहीं करता? लगाओ दिमाग सारे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ते हो, आप क्या पढ़ते हो ग्रुप 17 में? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होती है? क्लोरीन की, क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, और फिर आयोडीन की होती है इन जनरल। लेकिन इन जनरल हम क्या बोलते हैं? इन जनरल हम बोलते हैं कि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस। बोलो हाँ के ना? यस मैम। यस मैम। लेकिन यहाँ पे रेगुलर ट्रेंड फॉलो नहीं कर रहा है, तो आंसर 1। आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप डिक्रीज, कोवेलेंट रेडियाई इंक्रीज, आयनिक रेडियाई इंक्रीज, बट ये क्या होगा? इसमें रेगुलर ट्रेंड फॉलो नहीं होता। तो यानी कि इससे हमें ये पता चला, लिखो अपनी नोटबुक में, कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का कॉन्सेप्ट रिवाइज करके जाओगे, जो भी एक्सेप्शंस हैं वो सारी टिप्स पे करके जाओगे। हो सकता है वो ग्रुप 16 से कुछ पूछ ले। चलूं आगे? समझ में आया क्या पढ़ के जाना है नेक्स्ट शिफ्ट के लिए, जो भी अपकमिंग शिफ्ट वाले बच्चे हैं यहाँ पे? ठीक है जी, चलो भाई, ये क्वेश्चन बहुत आ रहा है आपसे। बोला गया है इनमें से एंटी एरोमेटिक कौन सा होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। जितने भी बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, 16 बच्चे, 15 बच्चे, क्या आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको एरोमेटिसिटी में प्रॉब्लम होती है? प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड। नहीं होती है तो फिर मैं देखो डायरेक्ट करके चलूंगी आगे। किसको होती है? किसने हैंड रेज किया? व्योम, आपको होती है क्या? यस मैम, थोड़ी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक चीज बता रही हूँ, ध्यान से सुन लो, ठीक है? 90% क्वेश्चंस हो जाएंगे। देयर आर सम इम्पोर्टेंट केसेस इस वाली कैटेगरी में जो आपके नोट्स में लिखे होंगे ऑलरेडी, प्लीज वो करके जाना। एरोमेटिसिटी से सवाल आ रहा है। देख, सबसे पहले मेरा बेटा, एरोमेटिक में आप ये चेक करेंगे, अगर कोई कंपाउंड आपका एरोमेटिक है तो वो साइक्लिक होगा, प्लेनर होगा, है ना, कंजुगेशन होगा, बोलो क्या कहते हो, और साथ ही साथ आप पढ़ते हो हक्कल रूल को, वो फॉलो करेगा। यही पढ़ते हो बुकिश लैंग्वेज में, ठीक है? अब मैं अपने तरीके से क्या बता रही हूँ कि साइक्लिक होगा, प्लेनर होगा, कंजुगेशन होगा, ये तो पहला क्राइटेरिया, ये तो यू शुड चेक। उसके अलावा तुम ये देखना कि ओड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है क्या? गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? ओड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है तो वो स्पीसीज कैसी होगी? एरोमेटिक। अब उसमें क्या होगा? नेगेटिव चार्ज को आपको एक पाई बॉन्ड कंसिडर करना है। अगर किसी के पास 2 लोन पेयर है तो उसका एक ही लोन पेयर आपको कंसिडर करना है एज अ पाई बॉन्ड। समझ में आया क्या बोल रही हूँ? ये आपको देखो। यस मैम। ये तो हो गया एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक में क्या देखोगे? एंटी एरोमेटिक में साइक्लिक, प्लेनर, कंजुगेशन, इसका भी सेम क्राइटेरिया है। और आप लोग पढ़ते हो 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स को, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। मैं कैसे बताऊंगी? इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, सॉरी, इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड होने चाहिए, ठीक है? ऐसे ही सेम इसमें भी नेगेटिव के नाम का एक पाई बॉन्ड, लोन पेयर नाम का एक पाई बॉन्ड। अगर इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है तो वो कौन सी कैटेगरी में आएगा? एंटी एरोमेटिक में। नॉन एरोमेटिक में क्या होगा? नॉन एरोमेटिक क्या होगा? नॉन प्लेनर। जो नॉन प्लेनर होगा, जैसे अगर मान लो किसी कार्बन की sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, नॉन प्लेनर होगा। क्लियर है? बट मैं कह रही हूँ एक्सेप्शंस भी होती हैं इस, ठीक है? इस क्वेश्चन को करते हैं। एंटी एरोमेटिक देखो,
फर्स्ट वाला देखो प्लेनर है, कंजुगेशन है, कितने पाई बॉन्ड है, 1 2, नेगेटिव के नाम का 1, कितने हो गए 3, तो ये एरोमेटिक है, बोलो हाँ के नाम। Yes, थर्ड ma'am. वाला देखो साइक्लिक प्लेनर कंजुगेशन, 1 पाई बॉन्ड है, एरोमेटिक। ये वाला देखो साइक्लिक प्लेनर कंजुगेशन, 2 पाई बॉन्ड है तो एंटी एरोमेटिक। फोर्थ वाला क्या है, फोर्थ वाला Non-aromatic है. यस दिखने में क्या है, ये साइक्लिक प्लेनर दिख रहा है तुम्हें, है ना, प्लेनर दिख रहा है ना, और 4 पाई बॉन्ड है, इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है, तुम कहोगे मैम एंटी एरोमेटिक है, लेकिन ये अच्छा केस है, एक्सेप्शनल केस है। एक्चुअली में जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके से होता है, पढ़ा होगा टब लाइक स्ट्रक्चर, है ना, ठीक है, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है, तो ये नॉन प्लेनर होता है, और नॉन प्लेनर स्पीसीज नॉन एरोमेटिक होता है, तो ध्यान रखिएगा, फोर्थ ऑप्शन नहीं होगा, सेकंड होगा। आगे चलू, तो यानी कि आपको क्या करना है, लिखो अपनी नोटबुक में, एरोमेटिसिटी एक बार रिवाइज कर लेनी है, ठीक है, 5-6 उसके क्वेश्चन कर लेना प्रैक्टिस, मस्त मजे से हो जाएगा। चलो ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑर्गेनिक का सवाल है, स्टेटमेंट बेस है, क्या बोल रहा है ध्यान से देखो, ये कोई कंपाउंड है, जब आपने उसको NaOH के साथ ट्रीट कराया तो तुम्हें जो कंपाउंड मिलेगा वो टॉलरेंस टेस्ट देगा, क्लियर है। सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है जब तुम इस कंपाउंड को कराओगे तो वो सेल्फ एल्डोल देगा, तो बताओ क्या करें फिर। स्टेटमेंट 2 मेरे को आसान लग रही है, एल्डोल के लिए अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है, क्या इस वाले कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन है? No, ma'am. नहीं है। No, ma'am. अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो क्या ये एल्डोल देगा? नहीं देगा, तो यानी कि ये स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स, इनकरेक्ट। कहाँ इनकरेक्ट, ये रहा इनकरेक्ट, और यहाँ पे भी इनकरेक्ट है, ये हटा दो, ठीक है। अच्छा, अब इसको NaOH के साथ ट्रीट करवाया तो क्या लगता है, जब भी NaOH के साथ रिएक्शन आती है तो हमारे दिमाग में एल्डोल और कैनिजारो बहुत जोर से घूमनी चाहिए। कौन सी रिएक्शन घूमनी चाहिए जल्दी बताओ, एल्डोल और कैनिजारो। एल्डोल हो नहीं सकती यहाँ पे, अल्फा हाइड्रोजन है, तो कौन सी करवानी पड़ेगी फिर, कैनिजारो। और कैनिजारो में एक अल्कोहल में चेंज होता है और एक सॉल्ट में, क्या कहते हो? ओके, नाउ टेल मी, क्या इसमें से कोई ऐसा है जो टॉलरेंस टेस्ट देगा? नहीं है क्या? टॉलरेंस टेस्ट कौन देता है मेरा बेटा, बताओ? Aldehyde. एल्डिहाइड देते हैं, एल्डिहाइड में दोनों देते हैं, एलिफेटिक भी देता है, एरोमेटिक भी देता है, और एसिड में कौन देता है, सिर्फ फॉर्मिक एसिड देता है, ठीक है। तो Yes, यानी ma'am. कि आपका ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट क्या है मेरा बेटा, फॉल्स है। कहाँ गया, है क्या फोर्थ ऑप्शन, हो जाएगा। बताइए जितने भी बैठे हो, सोहेल, तुलसी, अंकित, समीर, क्रिश, ओ क्रिश, Yes, गुड ma'am. टू सी यू, अरे Yes, बड़े ma'am. दिनों बाद दिखे। चलो ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया था मॉर्निंग शिफ्ट 1 के, करा रही हूँ क्वेश्चन। आपको पूछा था रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस मतलब समझते हो, पानी भैया जी आएंगे अटैक करने, किस पे अटैक करेगा, सोचो सोचो सोचो, किस पे अटैक करेगा? सोचो बाकी बच्चे, ये जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन वाले सवाल है ना भाई साहब, गजब के इंपॉर्टेंट है, सारे बच्चे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पढ़ के जाएंगे। वाटर को अटैक करना है, देखो न्यूक्लियोफाइल को क्या चाहिए, तुम ये बताओ, न्यूक्लियोफाइल को इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर चाहिए, हाँ या ना, जवाब दो, Yes, ma'am. जवाब दो, ओके। अगर हमारा कार्बोनिल कार्बन जितना इलेक्ट्रोफिलिक होगा, मतलब उस पे जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी होगी, उतनी जल्दी वाटर अटैक करेगा, हाँ या ना। तो अब हमें बस चेक करना है कौन सा कार्बोनिल कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है। तो अगर मैं सबसे पहले इसकी बात करूं तो यहाँ पे क्लोरीन माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है, जिसकी वजह से कार्बोनिल कार्बन को क्या करेगा,
इलेक्ट्रो डेफिशिएंट बनाएगा। ठीक है जी। उसके बाद बी में क्या है, एनहाइड्राइड है। अब ये देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर यहाँ भी दे रहा है और यहाँ भी दे रहा है। लेट्स से 50% यहाँ दे रहा है और 50% यहाँ दे रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इतना कम नहीं कर पा रहा जितना क्लोरीन कर पा रहा था। तो ए का तो रेट ज्यादा होगा। बी से, सी से और डी से बोलो क्या कहते हो, बोलो क्या कहते हो, बोलो। Yes, ma'am. क्योंकि यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे ये देखो ऑक्सीजन दे रहा है, मान लो ये बोल सकते हैं 100% दे रहा है। यहाँ पे नाइट्रोजन के लोन पेयर क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें ए का रेट सबसे ज्यादा था। ठीक है, अब बाकी कंपैरिजन कैसे करोगे तुम मुझे बताओ। बी पहले आएगा, सी या डी पहले आएगा, बताओ। बी पहले आएगा क्योंकि यहाँ पे देखो 50-50% जा रही है, दोनों में 100% जा रही है, तो बी का रेट ज्यादा होगा टूवर्ड्स हाइड्रोलिसिस। सी और डी में कैसे बताओगे, मैम ऑक्सीजन भी दे रहा है, नाइट्रोजन भी दे रहा है, कौन बताएगा मेरे को। हाउ विल यू एक्सप्लेन सी एंड डी, हाउ विल यू एक्सप्लेन। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ऑक्सीजन से कम होती है, तो जल्दी डोनेट करेगा, तो ये कार्बोनिल कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जल्दी बढ़ाएगा तो न्यूक्लियोफाइल बेचारा सोचेगा अरे मेरे को तो इलेक्ट्रॉन चाहिए ही नहीं, ये तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, तो इसका रेट सबसे कम हो जाएगा। क्या कहते हो, जमी बात, बात बनी कि नहीं बनी, नहीं बनी बात, पढ़ लो ना फिर, नहीं बनी तो बात पढ़ के जाना ये टॉपिक। ठीक है, अमर, व्योम, वरुण, हर्ष, अंकित, तुलसी, आयुष, सोहेल, प्लीज फायदा उठाओ क्लासेस का जो आपको मिल रही है यहाँ पे पेपर डिस्कशन वाली। क्रिश, रूपा, ठीक है क्या, मैम मेरा तो कल ही है पेपर। क्या हो गया पेपर क्रिश। मैम कल है, कल सुबह। हाँ तो अच्छी बात है ना, करके जाना फिर ये वाले टॉपिक। ठीक है, अभी मैं रात तक ना उसके आज सुबह की शिफ्ट वाले भी अपलोड कर दूंगी क्वेश्चन। ठीक है, डॉक्यूमेंट का लिंक है ना तुम लोगों के पास, तो देख मैम के वो पी ब्लॉक और डी ब्लॉक के ना जितने भी ट्रेंड है ना, उनकी एक बार अगर कोई पीडीएफ है तो भेज देना ग्रुप में। ट्रेंड वो तो बेटा एनसीईआरटी से, तुम्हें जो एनसीईआरटी में टेबल है ना वो तुम्हें पढ़नी रहेगी, उसका मेरे पास अलग से तो कुछ नहीं मिलेगा बेटा, वो तो नोट्स में ही मिलेगा। अब नोट्स तो पूरा पढ़ने का कोई फायदा नहीं है इस टाइम पे, तो वो एनसीईआरटी की टेबल देख के जानी पड़ेंगी तुम्हें। ये वाला देखो, करो इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन एटम फ्रॉम द लीस्ट स्टेबल टू मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल, कौन सा लीस्ट स्टेबल रेडिकल होगा और मोस्ट स्टेबल कौन सा, रिस्पेक्टिवली बताना। रिस्पेक्टिवली मतलब समझते हो, पहले सबसे कम स्टेबल वाला फिर मोस्ट स्टेबल वाला, बताओ भाई। सोचो 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 सोचो, क्या कॉन्सेप्ट लगाओगे। क्रिश सोच बेटा। काजल, हर्ष, वनीशा, वंशिका, सॉरी, अनन्या, प्रगति। बच्चों आपने ये सुना है sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं है और sp2 कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता, सुना है आप लोगों ने ये। यस मैम। हाँ, तो सेम रेडिकल भी उसका भाई होता है। ठीक है, जो कार्बोकेटाइन में देखते हैं हम रेडिकल में भी देखते हैं। तो अगर sp कार्बन पे आपका रेडिकल आ रहा है या sp2 पे आ रहा है ना, या बेंजीन रिंग पे रेडिकल बन रहा है या फिर रिजिड पोजीशन पे रेडिकल आ रहा है, तो वो क्या होने वाले हैं, स्टेबल नहीं होने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट पे ना, अगर तुम H को हटाओगे मेरा बेटा यहाँ पे, तो sp कार्बन पे बन रहा है रेडिकल। ठीक है, तो ये लीस्ट स्टेबल होगा, बाकी देखो किसी में ऐसा नहीं है। ठीक है, और सबसे स्टेबल कौन सा होगा, देखो चेक करो, टर्शरी वाला सबसे स्टेबल होगा। यहाँ से हटाओगे तो सेकेंडरी बनेगा, यहाँ ये वाला हटाओगे तो टर्शरी बनेगा, और ये वाला हटाओगे तो प्राइमरी बनेगा। तो कौन से वाला रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा, टर्शरी वाला। ठीक है, मैम तो लीस्ट रेजोनेंस क्यों नहीं कंसीडर करा यहाँ पे। कहाँ पे मेरा बेटा, मैम सेकंड पोजीशन पे। बेटा यहाँ रेजोनेंस कहाँ होएगी, एलाइलिक थोड़ी ना पोजीशन, समझ रही हो। ठीक है, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं कंसिडर करनी, इसको ब्रेक करवा रहे हो क्या तुम। ठीक है, रेजोनेंस नहीं कंसिडर करना, पता है। देखो मैं बताती हूँ,
अब देखो जैसा क्वेश्चन दिया हुआ है ना, आपको उसी में देख के बताना है फर्स्ट सेकंड थर्ड में लीस्ट स्टेबल और मोस्ट स्टेबल कौन सा होगा 1 2 3 4 में से। तो जस्ट यू नीड टू रिमूव द H रेडिकल और देखना है जो रेडिकल बनेगा जिस कार्बन पे वो कितना स्टेबल और कितना कम स्टेबल। ठीक है, तो फर्स्ट वाले पे sp पे बन रहा है, थर्ड वाले पे टर्शरी वाले पे बन रहा है, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, फर्स्ट और थर्ड आएगा। ठीक है जी, बन गई बात, चलूं आगे। ओके मैम। यस मैम। ओके, एक ये क्वेश्चन था बेटा, अमाइनो एसिड से बड़ा सिंपल सा सवाल पूछा था। वो कह रहे हैं ऑल नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव एक्सेप्ट ग्लाइसिन। ये तो ठीक है, ग्लाइसिन को छोड़ के, ग्लाइसिन क्या होता है हमारे पास, यही होता है ना, तो यहाँ पे कायरल सेंटर ही नहीं है, तो ग्लाइसिन को छोड़ के सारे अमाइनो एसिड्स ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ट्रू। और ऑल अमाइनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, ये गलत हो गया, बोलो क्या कहते हो। यस मैम। Yes, आसान है ये तो, स्टेटमेंट 1 ट्रू है और स्टेटमेंट सेकंड क्या है, फॉल्स है। ठीक है, यस मैम। ठीक, चलो आगे चलते हैं। ये देखो ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछ रहा है वो। स्टेटमेंट 1 वो पूछता है कि मेटालिक रेडियस जो है एल्यूमिनियम की, मैं फिर बोलूं जो अपकमिंग शिफ्ट में पेपर है ना जिसका, प्लीज एनसीईआरटी की टेबल पढ़ जाना बस। अगर पी ब्लॉक नहीं मन करने का रिवाइज, टेबल पढ़ जाना 13 14 की, 15 16 17 18 की, सबसे ज्यादा 13 और 14 इंपॉर्टेंट है टेबल एनसीईआरटी। वो बोल रहे हैं कि जो मेटालिक रेडियस है एल की वो कम होती है गैलियम से। देखो आपके पास बैंगन आलू गाजर इन थैला होता है ना, बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम, डाउन द ग्रुप क्या होना चाहिए, रेडियस इंक्रीज, तो उस हिसाब से हमारा ये ऑर्डर होना चाहिए, बोलो हाँ कि ना। लेकिन हमारा ये ऑर्डर होता है क्या, नो मैम। नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि हमें क्या होता है, हमें पता है कि गैलियम में किस में इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, डी में, पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है डी वाले का, तो वैलेंस शेल को क्या करते हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स को शील्ड नहीं कर पाते। न्यूक्लियस और वैलेंस शेल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स में फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन ज्यादा होता है, तो गैलियम का साइज क्या होता है मेरा बेटा, एल्यूमिनियम से छोटा हो जाता है। तो ये वाली स्टेटमेंट गलत होगी ना, एल्यूमिनियम इज लेस देन पूछा है। ठीक है, मैम बैंगन आलू गाजर मैम कौन सा वो था ये मैम? बैंगन आलू गाजर क्या होता है ये पूछ रहे हो या कौन से ग्रुप का है ये पूछ रहे हो। नो मैम, ये आपने वो बताया था ना शॉर्ट ट्रिक याद अच्छा। करने की। अच्छा अच्छा, बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम बोल रही हूँ मैं, बैंगन आलू गाजर इन थैला। ठीक है, ओके मैम। ठीक है, चलो ये बताओ, ये ठीक है क्या, आयनिक रेडियस एल्यूमिनियम 3+ की कम है गैलियम 3+ से। हाँ, आयनिक रेडियस में कोई चेंज नहीं है, वो तो डाउन द ग्रुप क्या होने वाला है, इंक्रीज ही होने वाला है, तो ये ठीक है स्टेटमेंट, बोलो। यस मैम, ट्रू होगा। हाँ चलो शुक्र है, बोल तो रहे हो, यानी कि इनकरेक्ट और करेक्ट, मैम बोथ करेक्ट। नहीं ऊपर वाला फॉल्स है ना मेरा बेटा। यस मैम, समझ गया मैम। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, थोड़ा ध्यान से देख लेना, इसमें गलती होने के चांसेस है। चलो अगेन, केमिकल बॉन्डिंग एक्सपेक्टेड क्वेश्चन VSCPR से, आओ पढ़ो इसको। आपको ये कुछ कंपाउंड दिए हुए थे मेरा बेटा, XeF2, अमोनिया, ClF3, SF4 और SO2। ठीक है, देखो थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है, अब ये क्योंकि सारे टीचर्स मेमोरी बेस्ड डाल रहे हैं ना, थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है, बट यस 90% मैं बोलूंगी जितने भी मैं अभी क्वेश्चंस आप लोगों को दिखा रही हूँ वो इसी तरीके से पूछे हुए थे। आपको बोल रहे हैं कि आपको ये बताना है इनमें से किस कंपाउंड का नॉन जीरो डाइपोल मूवमेंट है, यानी कि म्यू इज नॉट इक्वल टू 0 है, एंड वो सेंट्रल एटम जिसके पास मैक्सिमम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है रिस्पेक्टिवली, यानी कि फर्स्ट यू नीड टू फाइंड आउट किसका नॉन जीरो डाइपोल मूवमेंट होगा। ठीक है, और सेंट्रल एटम हैविंग मैक्सिमम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये देखो पेयर दिए हुए हैं, तो ClF3 क्या होता है, नॉन जीरो डाइपोल मूवमेंट होता है उसका, देखो एक बार टी शेप होता है ना मेरा बेटा, है ना,
Yes, ma'am. XeF2 क्या होता है? लीनियर। इसका डायपोल मोमेंट क्या होता है? 0। ये देखो सारे कैंसिल आउट कर रहे रिजल्टेंट, तो ये तो नहीं हो सकता। अमोनिया का भी क्या होता है? नॉन जीरो होता है, तो यानी कि सेकंड नहीं हो सकता। अब आपको बताना है किसके पास मैक्सिमम लोन पेयर है। देखो एक बार, SF4 के पास कितने लोन पेयर है? 1. बच्चों पढ़ने पड़ेंगे ये चीजें अगर आप सोच रहे हो, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, केमिस्ट्री आसान होता है, नो डाउट, स्कोरिंग होता है, बट आपको 25 के 25 क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आसान। उसमें से 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जहां पे आपको बहुत सोचना पड़ेगा, क्योंकि फिजिकल थोड़ा सा वो बना रहे हैं, मॉडरेट लेवल की फिजिक्स आ रही है, और सॉरी फिजिकल केमिस्ट्री आ रही है। ठीक है, तो जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जो प्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस हैं, एटलीस्ट वो करके जाओ। अगर वो करके जा रहे हो ढंग से तो 15 से 16 क्वेश्चन आराम से एक स्टूडेंट बना पाएगा। SF4 में 1 लोन पेयर है, XeF2 में 3 लोन पेयर है, अभी बनाया मैंने, और NF3 में 1 लोन पेयर है। तो आंसर क्या होगा? Option 3. ऑप्शन 3। ये वाला क्वेश्चन देखो, एक ये भी आया हुआ था, देखो आपको बोल रहा है AX4B है, समझ गए? पी ब्लॉक, वो कह रहे जो A है ना वो पी ब्लॉक का ग्रुप 18 का एलिमेंट है, ऐसे लिखा करो जैसे मैं लिख रही हूँ पेपर में। और X जो है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन ही हो पाएगा, वही है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और B सेकेंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, यानी कि ऑक्सीजन। बोलो क्या कहते हो, क्या होगा? मान लो कोई भी हो सकता है ना, लेट से जीनोन है ना पी ब्लॉक का, क्योंकि वही है जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ कंपाउंड्स बनाता है। तो XeOF4 रहा होगा, क्या कहते हो? Yes, ma'am. अरे कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, आ गया ना छोड़ के मत आना, अगर इस टाइप से आ गया तो कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा पढ़ना है। कई बार हम क्या होता है ना, एकदम क्वेश्चन देखे अरे ये क्या पूछ लिया, उसको रीड करो अच्छे से, टाइम दो, पोज लो एक बार, फिर सोचो हाँ पढ़े हुए में से तो आया है, फिर करो उसको। तो करो इसको, क्या होगा इसका, क्या पूछा है शेप ना, हाफ ऑफ जिनोन 8+4, ऑक्सीजन डाइवेलेंट है, काउंट नहीं करोगे, 12/2 6, तो 5 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, और 5 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर का क्या होता है? Square pyramid. हाँ जी व्योम। बाकी बच्चे अरे बोलो भाई, इतना तुमने पढ़ाई की, इतने मॉक टेस्ट लगाए, 2 साल की मेहनत है, ऐसे बैठोगे क्या है? ये वाला क्वेश्चन देखो, देखो अब इसने क्या किया, तुम नोटिस कर पा रहे हो इसने क्या पूछा है? इसने ना डी ब्लॉक की टेबल से सवाल पूछ लिया है ना, देख रहे हो क्रिश, ये देख यस बेटा। मैम। अब यहाँ ये मुश्किल नहीं है, पता है क्यों मुश्किल नहीं है, अभी बताती हूँ। वो क्या कह रहा है कि आयरन, मैग्नीज, कोबाल्ट और क्रोमियम दिए हुए हैं, आपको ये चेक करना है इनमें से किसकी हाईएस्ट वैल्यू है। देखो अगर आपने डी ब्लॉक सही ढंग से पढ़ा है तो ये आपने पढ़ा होगा कहीं से भी, क्लास में, कहीं यूट्यूब, कहीं से भी पढ़ा हो, किसी भी टीचर से आपको ये, और पीवाई, चलो ये भी छोड़ो किसी से नहीं पढ़ा, बट पीवाई क्यूज तो किए हैं। को बात बेसिकली एम जो है +3 में, वो +2 में जाना चाहता है ना, तभी उसकी हाईएस्ट वैल्यू आएगी। क्या कहते हो बोलो? यही मतलब हुआ। Yes, यानी ma'am. कि जो +3 वाला है वो +2 में जाना चाहेगा, यानी कि वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्या कहते हो, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद को रिड्यूस करेगा। तो अगर तुमने पढ़ा हो, एनसीईआरटी की लाइन लिखी हुई है कि Mn+3 और कोबाल्ट +3 ऐसे हैं जिनकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू सबसे ज्यादा है और वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर किसी ने एनसीईआरटी खोल रखी है तो खोलो टिप, और आपको एनसीईआरटी ये तो बता देती है कि दोनों है। अब दिक्कत ये आ गई कि उन्होंने Mn भी दे रखा है, कोबाल्ट भी, अब हम क्या करें, फंस गए यहाँ तो हम बुरी तरह से। अगर तुमने एनसीईआरटी टेबल ध्यान से पढ़ रखी है तो वहां पे कोबाल्ट +3 का जो पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो ज्यादा दिया हुआ है।
तो यानी में से सबसे ज्यादा हाईएस्ट वैल्यू किसकी होगी? कोबाल्ट की। और तो यानी कि ये वाला आपका कॉम्प्लेक्स रहेगा। अब तुम इस सवाल को कर सकते थे। अब कोबाल्ट +3 में क्या होता है? D6 होता है। CN स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो क्या होगा? T2G क्या होगा बताओ? 1 2 3 4 5 6 और EG क्या होगा? खाली 0. Yes, तो यही ma'am. पूछा, देन फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG, तो आंसर इज 0। ऐसे करना था। मैम मैंने इसमें टेबल में सारे मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सब रहते थे, ये छोड़ दिया कि ई नॉट नहीं पूछते होंगे, ये पूछ रहे हैं, यही रह गया था बस। कर लेना एंड इसे। मैम मैंने Mn जैसे ये मतलब Mn3+ और CO3+ में ना वो एज्यूम करके करा था, जैसे कि ये 3+ से 2+ में जाएगा तो स्टेबल हो जाएगा Mn5 अनपेयर्ड, है ना, तो इससे करा था तो भी 0 आ रहा था। तो ऐसे करना बेटर है या फिर रट लूं इन्हें? देखो मैं बताती हूँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। Mn+3 से +2 में जाना चाहेगा, D5 बन रहा है, ये आपका वो बन रहा है, क्या बोलते हैं, +2। लेकिन अगर, क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है, लाइक है ना, हाइड्रेशन एनर्जी, सब्लिमेशन एनर्जी, तो उसको देखते हुए जो आपका निकल के आया पोटेंशियल, वो ये निकल के आया। अगर तुम मान लो ये करते तो आपका Mn+3 होता ना उस केस में, तो फिर Mn+3 बनता। और Mn+3 क्या होता है अपना? D4 होता है ना। यस मैम। हाँ, तो D4 होता है, उसमें भी वैसे देखा जाए तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। यस मैम, उससे आ गया था 0, बट इस फिर सब मैंने में नहीं आंसर होता देखा ना। गलत हो गया। हाँ, मतलब कॉन्सेप्ट गलत हो गया ना, लेकिन आंसर तो तुम्हारा आ जाएगा। 4 नंबर तो मिल जाते हैं तुम्हें पेपर में, बट हमें ठीक वाला करना पड़ेगा ना। मान लो कुछ और तरीके से पूछ ले, फिर वहां हम फंस ना जाए बेटा। ठीक है, सो यस, ये आपको ध्यान रखना है। ये वाला करो, देखो सही क्वेश्चन थे कोऑर्डिनेशन से। स्टेटमेंट 1 बोल रहा है, देखो पेयरिंग एनर्जी ग्रेटर देन है डेल O से। देखो जब पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होती है तो इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है। और जब डेल O ज्यादा होता है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, O वही रिप्रेजेंट कर रहा है। जब वो ज्यादा होता है तो पेयरिंग होती है, लो स्पिन बनाता है, यानी कि पहली स्टेटमेंट तो सही है। सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि अगर पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है डेल T से तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है, ये तो ठीक है। जो टेट्राहेड्रल वाले हैं उसमें हमेशा पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होता है, तो आपके हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है, तो ये भी क्या था, ठीक था। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या होंगी, सही होगी। एक ये क्वेश्चन पूछा था, कर पाओगे? देखना एक बार, यस मैम, हो रहा था। बाकी बच्चे एक बार करके देखो। हर्ष, जितने बैठे हो, ब्यूटूइन है, ब्यूटूइन ये होगा। इसमें डाला Br2, तो क्या होगा, एंटी एडिशन होता है, तो लिख दूं ऐसे, ठीक है। दिस इज ए। सोडामाइड डाला है, एक्सेस में क्या करता है सोडामाइड, एल्काइन बनाने के लिए आता है, ये लो बना दिया। उसके बाद कुछ रोग रिएक्शन कराई है ना, कैसे बनता है ना। उसके बाद टोटोमेरिज्म होता है, हाँ या ना, पढ़ा है यस ना, ये मैम। रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो CH3 CO CH2 CH3 ब्यूटेन 2 on, तो इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट। ठीक है, ऐसे करना। ओके मैम। ओके, ये आपका इंटीजर बेस्ड सवाल था बेटा। आप डेली बेसिस पे डॉक्यूमेंट चेक करते रहना, है ना। देख कैसा सवाल है, सिंपल लग रहा है ये तो। देखो वेपर प्रेशर दिया हुआ है प्योर लिक्विड का 200 mmHg, है ना। ए के कितने मोल दिए हैं, 1 मोल। बी के कितने दिए हैं, 3 मोल। वेपर प्रेशर बताना है प्योर लिक्विड का, और टोटल वेपर प्रेशर दिया है 500। क्या कहते हो, क्या फॉर्मूला लगेगा, राउल्ट्स लॉ का लगेगा। टोटल प्रेशर इज इक्वल टू P0A काई ए प्लस P0B काई बी। तो 500 इज इक्वल टू 200। मोल फ्रैक्शन ए क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बाय टोटल मोल, यानी कि 4। P0B ये बताओ, 3/4
कैलकुलेशन तो आती है, 4 को उधर ले जाओ, 2200 प्लस 3 नोट, 2000 में से 200 गए, 1800, 3 पी नोट बी, तो पी नोट बी कितना आ जाएगा, 600 mm Hg। तो आंसर क्या आना था इसका, 600 mm Hg। ये तो फॉर्मूला बेस्ड है ना, और मैं बता रही हूँ जो आपके 5 इंटीजर आ रहे हैं ना, मैंने अभी 2 शिफ्टों में देखा, आज का सही बताऊं तो अभी देखा नहीं है पेपर सुबह वाली शिफ्ट का, बट हाँ जो मैंने अभी देखा है, जो इंटीजर बेस्ड सवाल आ रहे हैं, 5 में से 2 तो आराम से बना ही लोगे, मतलब आराम से, वैसे तो बन तो सारे ही सकते हैं, बट 2 तो इजीली कोई भी बना लेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, इंटीजर देखते ही छोड़ना नहीं है, बना लोगे, एक बार आराम से देख लेना, 5 को आराम से देख लेना। चलूं आगे, दिस इज फॉर्मूला बेस्ड सवाल। चलो, यस मैम। एक ये क्वेश्चन था, 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट किया है इतने मोल ऑफ HCl से, तो मोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, ये देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का टाइप है ये, ऐसे क्या नहीं किया अपन ने, बहुत करते हो तुम लोग सोशियोमेट्री लिमिटिंग रिएजेंट में, और ये रिएक्शन भी आपको बताई जाती है कि सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या बनेगा यहाँ पे, पानी बनेगा क्या, ओके। देखो बैलेंस है क्या, कैल्शियम एक है, 2 क्लोरीन है, जल्दी देखो बैलेंस है क्या, कार्बन एक है, 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है, हाँ बैलेंस है, देखो ठीक है, बोलो। अब यस सबसे पहले ये चेक करना है लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, देखो 100 ग्राम यानी कि 1 मोल है ना, तो 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट मेरा बेटा, ध्यान से देखो, 2 मोल HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। इधर देखो, इधर आओ, 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट जब रिएक्ट करेगा 0.19 मोल ऑफ HCl, ठीक है। देखो तो 1 मोल 2 मोल HCl के साथ रिएक्ट करना चाहिए, बट हमारे पास कितने मोल है, वी हैव, बोलो 0.19। तो HCl क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट नहीं हो गया क्या, यस मैम। तो यानी कि HCl डिसाइड करेगा कि कैल्शियम क्लोराइड के कितने मोल्स बनेंगे, तो 2 मोल HCl से कितने मोल बन रहे हैं कैल्शियम क्लोराइड के, 1 मोल, तो 0.19 मोल से कितने बनेंगे, इसको सॉल्व करना, कितना आ रहा है 0.095। 0.095, ये आपको ऑलरेडी दिया हुआ है 10⁻⁻5, तो इसको मैंने लिख सकती हूँ 95 इंटू 10⁻3, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा बेटा 95। और ये छोड़ने वाला सवाल नहीं था, ये मैं शिफ्ट 1 की बात कर रही हूँ। देखो ये वाला भी डुएबल था, ये भी डुएबल था, 2 क्वेश्चन तो तुम्हारे बन गए। चलो आगे, तो मोल कॉन्सेप्ट ना आ रहे हैं क्वेश्चन, मोल कॉन्सेप्ट के बहुत आ रहे हैं, ट्यूमास मेथड, ये फलाना क्वेश्चन पूछ रहे हैं इस बार। एक ये क्वेश्चन था, देखना एक बार क्या लिखा है, पढ़ो इसको। जिसका कल पेपर है वो देख के जाएगा क्वेश्चंस आज की शिफ्ट में क्या आए थे, मैं मॉर्निंग शिफ्ट वाला भी थोड़ी देर में डाल दूंगी डॉक्यूमेंट पे, जो जो क्वेश्चंस मुझे मिलेंगे वो देख के जाना। ट्राई करूंगी कि सेकंड शिफ्ट का भी कोशिश करूंगी डाल दूं। क्या है ये, पढ़ो, मैम मुश्किल ये ए का कंसंट्रेशन पूछ रहे हैं। फाइंड द कर्नल, पहले पढ़ो, आपको टी हाफ वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन का ग्राफ दिया हुआ है, स्लोप दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, इनिशियल कंसंट्रेशन दिया हुआ है, आपको ए की कंसंट्रेशन बनानी 10 मिनट। तो सबसे पहले तो हमें ये पता लगाना पड़ेगा ये ग्राफ है कौन से ऑर्डर का, बताओ भाई। 0 ऑर्डर। वेरी गुड, 0 ऑर्डर में हमारी जो इनिशियल कंसंट्रेशन है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है टी हाफ, यानी कि ये हमारा 0 ऑर्डर का ग्राफ है, तो यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स हो जाएगा, और एम क्या हो जाएगा 1/2 के, स्लोप बोलो क्या कहते हो, तो 1/2 के स्लोप की वैल्यू कितनी है मेरा बेटा
79.62। इसका थोड़ा कैलकुलेशन जाएगा, ठीक है। तो इसमें अपा को के निकालना है, के कैसे निकालोगे? सेवन 1/79.62 इंटू 2 करके निकालोगे, बोलो हाँ या ना। यस मैम। इसको सॉल्व करना है, मैं एक बार कर देती हूँ क्या आएगा। ये आ जाएगा 1/159.24। तो ये आ रहा है 0.0062, ठीक है। ओके, अब आपको क्या निकालना है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए आफ्टर 10 मिनट। फॉर्मूला बताओ मेरे को जीरो ऑर्डर का। ओ बता दो बता दो बता दो। A नॉट बाई 2K। अरे जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला 80 माइनस ए नोट इज इक्वल टू माइनस के टी, यही होता है क्या? एक बार चेक करो, ए नोट माइनस 80 है क्या? 80 है, हाँ 80 हो। आपको ये बताना है कंसंट्रेशन माइनस ए नोट कितना दिया हुआ है 2.5 माइनस 0.0062 एंड टाइम क्या होगा 10 मिनट। निकाल लोगे, यहाँ से निकल जाएगा, बोलो। निकल जाएगा। इसका आंसर एक बार देख लेना कि क्या है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना अब तुम। चलो आगे। मैम ये न्यूमेरिकल में था। हाँ मेरा बेटा इंटीजर बेस्ड था, इसको मैम तब इसकी करना। calculation बहुत ज्यादा बेकार नहीं है इसकी? हाँ मैं वही बोल रही अप्रोक्सीमेशन भी नहीं लगा इसमें, और न्यूमेरिकल में तो और दिक्कत होती है। हूँ, राइट। तो वही मैं बोल रही हूँ, अगर ऐसा टाइप का क्वेश्चन तुम्हें दिख रहा है किसी भी चैप्टर से कैलकुलेशन, तो उसको फर्स्ट राउंड में मत करना। अगर तुम्हारे पास पेपर सोल्व करने के बाद टाइम बच जाता है तो ही करना। एक तो दिक्कत ये है ना, इसमें 80 भी नहीं ले सकते, क्योंकि वो थोड़ा सा भी वो चेंज हुआ ना तो फिर वो आंसर में गड़बड़ हो गई, तो उन्होंने रेंज कोई और दी तो हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। बट कोई नहीं, कॉन्सेप्ट सीख लो कि ये कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बन सकता है, मतलब ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन। एक और भी आया है मॉर्निंग शिफ्ट, पता नहीं इवनिंग शिफ्ट 2 में भी आया है ग्राफ वाला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन भी था। टोटल नंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स बताने थे आपको, बताओ। मैम 4। 4 है क्या? देखो एरोमेटिक बताने ना, ये एरोमेटिक है 1, ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी एरोमेटिक है। 1 2 3 4 1 2, और ये भी एरोमेटिक नहीं है। तो आंसर 4 कैसे? अच्छा 1 2 3 हो गया आंसर तो बेटा, 3 हो गया ना। 4 होगा मैम 4 हो गया, 4 है। अच्छा ले, ये देखो 4 है, ये भी है 1 2 3 4, 4 इसका आंसर हो जाएगा। कर लोगे? चलो ये कुछ क्वेश्चन थे, आई गेस 15 एक कराए हैं, 15 16 करा दिए मैंने। सेकंड शिफ्ट में देखो, ये क्वेश्चन था पहला क्वेश्चन। आपको करेक्ट ऑर्डर बताना था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। यहाँ पे 6 कर लो, यहाँ पे 6 था। आसान सवाल है, ध्यान से देखो। अगर मैं ए की बात करूं तो वो नाइट्रोजन दिया हुआ है, ध्यान से देखो मेरा बेटा। बी की बात करूं तो क्या दिया हुआ है 8, क्या दिया हुआ है ऑक्सीजन, बोल दो। सी क्या दिया हुआ है फ्लोरीन 1s2 2s2 2p5, और डी क्या दिया हुआ है नियॉन। नियोन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसकी होगी? फ्लोरीन की, फिर बी की, फिर ए की, और फिर डी की, है ना। यस मैम। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। तो देख लो कौन सा ऑप्शन है, सी बी ए डी। बनेगी बात? कर लोगे? चलो यस मैम क्वेश्चन नंबर 2, नेचर ऑफ कंपाउंड्स बताना था। एक टेलोरियम ऑक्साइड दिया हुआ है, एक हाइड्राइड दिया हुआ है, आपको बताना था इनका नेचर कैसा है।
आप लोगों को पता है जो टेलोरियम है, ओ सर सी द प्रॉब्लम, डाउन द ग्रुप आप लोगों को पता है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे टेलोरियम क्या है, +4 में है, तो ये कम वाली ऑक्सीडेशन स्टेट में जा सकता है ना। और अगर ये कम वाली ऑक्सीडेशन स्टेट में जा सकता है तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, बोलो। यस Yes, मैम। ठीक है, और ये किसकी तरह करेगा, reducing. क्योंकि +4 में भी होता है, ठीक है, तो जा सकता है। तो और वैसे भी इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, इसको आप ऐसे करो, ये तो इनर्ट पेयर इफेक्ट के बेसिस बता दे, इसको ऐसे करो, ओ सर सी द प्रॉब्लम, मतलब मैं बेसिकली ट्रिक बोल रही थी, ऑक्सीजन सल्फर सिलेनियम टेलोरियम पोलोनियम। तो हमें पता नीचे जाते वक्त रिड्यूसिंग पावर बढ़ती है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, क्योंकि डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, साइज बढ़ रहा है, हाइड्रोजन और टेलोरियम का साइज क्या है, बॉन्ड वीक हो जाएगा, तो H+ निकल जाएगा, तो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो डाउन द ग्रुप रिड्यूसिंग पावर बढ़ रही है, तो TH2 क्या हमारे पास रिड्यूसिंग नेचर का हो जाएगा, तो ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग हो जाएगा। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, एनसीईआरटी की लाइन है, एनसीईआरटी की लाइन से बनाया है क्वेश्चन, कहीं बाहर से नहीं बनाया, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। अब हो सकता है मान लो तुम लोगों की शिफ्ट में उसका पूछ ले, नाइट्रोजन के हाइड्राइड्स का पूछ ले, तो उसमें भी ध्यान रखना बिस्मथ का जो हाइड्राइड होता है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 3, एक ये क्वेश्चन पूछा था मेरा बेटा, इस वाले में आपसे पूछा था sp sp2 और sp3 कार्बन एटम कितने होंगे, बनाओ एक बार। 1 2 3 4 5 6 3 डाइमिथाइल हेक्स 1 इन 4 आइन। देखो एक बार बात ठीक है, सबसे पहले sp चेक करो, sp वाले कितने हैं, 2 है ना जी। Yes, ma'am. sp2 वाले चेक करो, 1 दो 2, और चेक करो sp3 वाले कितने आ रहे हैं, 1 4 2 3, ये वाला 4, तो आंसर 2 2 4 कर लोगे, Yes, ma'am. ठीक है। 4th क्वेश्चन पढ़ना एक बार। स्टेटमेंट 1 बोल रहा है कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ नियोपेंटेन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एन-पेंटेन। नियोपेंटेन क्या होता है, ये होता है, और एन-पेंटेन ये होता है, ठीक है, बैलेंसी पूरी कर लेना। वो कह रहा है कि मेल्टिंग पॉइंट जो होता है नियोपेंटेन का ज्यादा होता है, क्या ये बात सही है? मैम राइट वाले में बॉइलिंग ज्यादा होता है ना, तो वो मेल्टिंग भी होगा उसका ही। देखो ये ए है बी है, अगर मैं बेटा बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो बी वाले का ज्यादा होगा क्योंकि सरफेस एरिया इसका ज्यादा, बट अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं ना तो वो सिमेट्री पे डिपेंड करता है। ये वाला जो नियोपेंटेन है वो ज्यादा सिमेट्रिकल है एज कंपेयर टू एन-पेंटेन। तो मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, बी का नहीं होगा, किसका ज्यादा होगा, ए का ज्यादा, यहाँ, ठीक है। तो ऊपर वाली स्टेटमेंट क्या थी, सही। ये ठीक है क्या, नियोपेंटेन सिर्फ एक ही मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देगा? यस हाँ, मैम। क्योंकि तीनों चारों मिथाइल का नेचर क्या है, एनवायरनमेंट सेम है, तो ये भी क्या हो जाएगा। तो ये तो देखो 4 क्वेश्चन तुम्हारे बन जाएंगे सीधे सीधे से, ठीक है बेटा। जो बच्चे ने क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस और क्या नाम है उसका, वो कौन से मेथड है, वो ड्यूमास, जेल्डाल और कैरियस मेथड, जिसने ये पढ़ रखे हैं कैरियस, वो पक्का इसको एक बार रिवाइज करके जाना मेरे कहने पे,
यहाँ से सवाल बनेंगे 2, और जिसने नहीं पढ़ रखे हैं, बिल्कुल कभी देखे भी नहीं, वो नहीं पढ़ेगा, वो नहीं पढ़ेगा इस टाइम पे। समझ में आ गया? क्योंकि कल दोनों शिफ्ट में ड्यूमास मेथड से सवाल आया है, और आज की शिफ्ट में जहां तक जितना मेरे को थोड़ा आइडिया है कैरियस मेथड से सवाल आया है। ये देखो, ये आया हुआ सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट इज यूज्ड ऑफ डिटेक्शन। ये तो पढ़ते हो तुम लोग, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड सल्फर की डिटेक्शन के लिए हम इसको यूज करते हैं, याद करो। यस मैम। ये आपका बनता है वॉयलेट कलर का कॉम्प्लेक्स। अगर वॉयलेट कलर आता है तो आप बोलते हो हाँ है सल्फर। तो सल्फर की डिटेक्शन के लिए सोडियम नाइट्रोक्लोराइड हम यूज करते हैं। ओके, एक क्वेश्चन बेटा ये आया हुआ था, 6th क्वेश्चन है ये मैंने एनसीईआरटी की टेबल सिर्फ रेफरेंस के लिए लगाई है। आपसे एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन पूछा था। अब वही बात है, देखो जिसने पढ़ थ्योरी बेस्ड है, इसमें तो मैं क्या समझा भी नहीं सकती। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन जिसने पढ़ा है वो कर देगा। क्या पढ़ा एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन में? कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो मेटेलिक बॉन्डिंग बढ़ेगी, तो आपका एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ज्यादा होगा। तो ये सबको पता है, जिंक का सबसे कम होता है ना, तो ऑप्शन तो आप एक तो एलिमिनेट कर लेते। अब मैग्नीज का कैसे करोगे? याद करो, वो ग्राफ तुमने देखा होगा। मैग्नीज का जो होता है वो कम होता है क्योंकि D5 होता है, तो वो मेटेलिक बॉन्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं करता, तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन उसका कम होता है। तो ये 2 बातें तुम्हें पता होनी जरूरी थी, देन यू कैन ओनली टिक द आंसर। हाँ सोहिल, बिल्कुल इस टाइम पे फॉर्मूला करके छोड़ दो। अगर फॉर्मूला भी कर जाते हो तो आराम से तुम्हारा क्वेश्चन बना लोगे। हाँ, ऐसी बात नहीं है कि उससे क्वेश्चन नहीं आता मैकेनिज्म से, बट वो एडवांस में आता है, जेईई मेन में बन जाएगा। ठीक है, तो अब ये देखो मैंने टेबल लगा रखी है। कहाँ गया? अरे बाबा कहाँ गया? ये रहा, दिख रहा है? अगर नहीं दिख रहा थोड़ा जूम कर लो, वरना एनसीईआरटी खोल लो। सबसे ज्यादा एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन यहाँ पे वेनेडियम का दे रखा है, और सबसे कम देखो जिंक का दे रखा है 126, और उससे कम देखो मैग्नीज का दे रखा है। देख रहे हो? तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? 1। अब ऐसी बात नहीं है मैम ये हम कैसे करके आएंगे, बिल्कुल अगर किसी बच्चे ने डी ब्लॉक पढ़ रखा है तो ये करना चाहिए। बेटा नेम रिएक्शन से सवाल पढ़ ली? नेम रिएक्शन यस मैम, आपने सजेस्ट किया था। रट के जाना, रट के। 4 नंबर है तुम्हारे हाथ में, मैं बता रही हूँ, रट के जाना। चलो, फिंकलस्टीन रिएक्शन NaI एसीटोन के प्रेजेंस में A का 4th। तीनों शिफ्ट में, फर्स्ट शिफ्ट में देखना, फर्स्ट शिफ्ट में वैसे मिला नहीं मेरे को नेम रिएक्शन का, हो सकता है आया भी हो क्योंकि मैंने 15-16 क्वेश्चन बताया उसमें। ल्यूकास टेस्ट में ये देखो HCl और ये ZnCl2 अल्कोहल के टेस्ट के लिए। वुड्स रिएक्शन सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राइथ और गेटरमैन कोच में बेंजल्डिहाइड बनता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शंस हो जाएंगे। ठीक बात है? Yes, ma'am. क्वेश्चन नंबर 8, एक ये सवाल पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन गिव कार्बोक्सिलिक एसिड। आपको बताना है किस केस में कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा तुम लोगों को। RCN की हाइड्रोलिसिस हो रही है तो तुम्हें पता ही है यहाँ ही मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड। PCC में एल्डिहाइड बनता है। स्टीफन्स में क्या ये क्या है? COCl, ये भी CHO में चेंज होता है। ठीक है, और बताओ ये क्या है? वो कौन सी? रोजनमंड। हाँ रोजनमंड है, इसमें भी क्या बनता है? एल्डिहाइड बनता है। तो यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? एक सिंपल सा था। क्वेश्चन नंबर 9, डिफरेंट अमाइनो एसिड दिए हुए थे बेटा आपको, 4 डिफरेंट अमाइनो एसिड ABCD आपको कैलकुलेट करने थे। टेट्रा पेप्टाइड इंक्लूडिंग ऑल द 4, मतलब चारों अमाइनो एसिड इंक्लूड होने चाहिए। ऐसे नहीं कि A 2 बार ले रहे हो आप, B 2 बार ले रहे हो। ठीक है, टेट्रा पेप्टाइड मतलब 4 अमाइनो एसिड। तो अब ये पेयर बनाने तो नहीं बैठोगे, वैसे मैंने लिख दी है, बस पेयर बनाने तो नहीं बैठोगे, सीधा क्या करो, 4 अमाइनो एसिड है तो क्या कर दोगे? 4 का फैक्टोरियल कर दोगे, 4 3 2 1। ठीक है, तो कितने आ जाएंगे? 24 केसेस बन जाएंगे।
तो ऐसे करना था। अब ये बनाने बैठोगे तो हो गया फिर काम। ये पहले भी तुम्हारा जेई में आ चुका है बेटा, अगर किसी ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया है तो। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन था। ये देखो ये आ गया वहां से प्योरिफिकेशन वाले से, इधर आओ, आ गया ये देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 10। अगर किसी ने मान लो प्योरिफिकेशन वाला नहीं पढ़ा है तो मेरे एक बात मानो, तुम सिर्फ क्या करोगे, जितने भी ये दिए हुए हैं ना प्योरिफिकेशन की टेक्निक्स, उनके सिर्फ एक तो प्रिंसिपल पढ़ जाना, किस प्रिंसिपल पे वो काम करते हैं, और एनसीईआरटी एग्जाम्पल, मतलब जो बेसिकली टेक्निक के एग्जाम्पल एनसीईआरटी में, बस। और कुछ मत करके देना, किस्मत अच्छी हुई तो उसमें से निकल जाएगा, और न छोड़ के आ जाओ। ए वाला देखो, ग्लिसरोल और स्पेंट लाइट, स्पेंट क्या है ये, स्पेंट टाइप, तो ये किस में होता है, किस अंडर को, किस टेक्निक के अंडर को होता है, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर में होता है ये। तो ए का थर्ड पढ़ रखा है क्या ये? वाटर और एनिलीन स्टीम डिस्टिलेशन से कर सकते हो सेपरेट, पेट्रोल और डीजल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, और एनिलीन और क्लोरोफॉर्म सिंपल डिस्टिलेशन से। तो देखो कौन सा ऑप्शन है, बताओ। तुम लोग ऐसे मत बैठो, नहीं पढ़ा हुआ क्या ये टॉपिक? मैम याद नहीं है अच्छे से, पढ़ा तो है। हाँ, तो अगर किसी ने पढ़ा है तो प्रिंसिपल देख जाना, कौन से प्रिंसिपल पे काम करते हैं। जैसे स्टीम डिस्टिलेशन में स्टीम वोलेटाइल कंपाउंड्स होते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में जिनके दो कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट आसपास होता है ना, सिंपल डिस्टिलेशन में लार्ज डिफरेंस होते हैं, तो थोड़ा बहुत हल्का हल्का पढ़ जाना, और एनसीईआरटी के इसके एग्जाम्पल कर जाना, बस। ये क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा था इनमें से कौन sp3 हाइब्रिडाइजेशन है जिसके पास एक ही लोन पेयर है। कर लोगे इसको, ये बहुत पॉपुलर है, SF4 होगा इसका, sp3d और एक ही लोन पेयर है। ये वाला बताओ, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और हाइब्रिडाइजेशन बतानी है MnCN6। ऐसे मत बैठो, एक्टिव बैठो, क्लास में आए हो, डिस्कशन में आए हो, तो यू शुड बी एक्टिव इन द क्लास। फिर क्या फायदा मेरा करवाने का, वो तो डॉक्यूमेंट में भी मैंने ऐड कर रखे हैं क्वेश्चन, वहां से देख लो। फायदा उठाओ ना क्लास का। बताओ भाई, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और हाइब्रिडाइजेशन, Mn+3 क्या होगा, D4 होगा। एक दो तीन चार पांच, तो यहाँ पे क्या होगा, D2sp3 होता है। हाँ जी, यस मैम, सी ऑप्शन। D2sp3 और दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, एनसीईआरटी की लाइन से सवाल आया है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा बेटा, 2 and D2sp3। ठीक है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना रहा है। तुमने एक चीज नोटिस की, ये दो शिफ्टों में पेपर आए हैं, CFT से सवाल आ रहे हैं, नोटिस किया तुमने? यस मैम। तो CFT पढ़ के जाना जिसका भी कल पेपर है और जिसका अपकमिंग शिफ्ट में है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 12वां 13वां बेटा, एक ये क्वेश्चन आया था, आपको स्टेटमेंट देख, एल की वैल्यू शेप ऑफ ऑर्बिटल बताती है, ठीक है ना, शेप बताता है SPDF, तो ए तो सही है, और देखो ए सब में ही है। साई क्या रिप्रेजेंट करता है, वेव फंक्शन रिप्रेजेंट करता है, ये भी ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी px ऑर्बिटल की XY प्लेन में 0 होती है क्या, ये XY प्लेन है और ये px है, तो XY प्लेन में तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है ना? यस मैम, फॉल्स है ये। फॉल्स है। और 2px ऑर्बिटल ऐसा ही दिखेगा, अगर x तुम्हारे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है ना, देखो तो ऐसे ही होगा, तो ये भी क्या है, ठीक है। तो ABD तुम्हारा क्या हो जाएगा इसमें, करेक्ट। ये देखो फिर आ गया CFSC से सवाल, देखो कैसे आ रहे हैं। आपको क्या बताना था, d ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी है जिसकी हाईएस्ट CFSC है। कैसे बताओगे, हाईएस्ट CFSC EN की होती है, लिगेंड से देख लेंगे। लिगेंड से देख लो, EN है, F है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज है बेटा, ये मैग्नीज का कॉम्प्लेक्स है, वाटर दिया हुआ है।
तो देख लो करके किसका आएगा सबसे ज्यादा। En सबसे वैसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, तो कोबाल्ट +3 में ना सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे, T2G में, और सबसे ज्यादा इसकी CFSC आएगी। याद है ना, अगर तुम लोगों को याद हो T2G की कितनी होती है एनर्जी, माइनस, याद है क्या थोड़ा, 0.4। Yes, ma'am. माइनस 0.4 और इसकी +0.6। तो जितना ज्यादा T2G में इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी एनर्जी कम होगी, मतलब नेगेटिव में होगी, मतलब उतना स्टेबलाइजेशन होगा, है ना। और जैसे जैसे Eg में इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होगी तो वो स्टेबलाइजेशन कम होगा। तो देखो ना, इसमें Eg में जाएगा इलेक्ट्रॉन, इसमें भी जाएगा Eg में, इसमें भी जाएगा, तो सबसे ज्यादा CFSC किसकी आने वाली है। मैम CFSC में कोई ऑर्डर भी होता है, जैसे चार्ज पहले देखेंगे बाद में वो देखेंगे, ये सब चीजें ऐसा होता हाँ, है? इसमें फैक्टर अफेक्टिंग में होता है मेरा बेटा, फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं ना CFSC को, तो उसमें आप देखते हो, उसमें आप चार्ज को देख लो पहले, फिर उसके बाद आप देख लो, या उससे भी पहले, सबसे पहले आप वो देख लो, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स। टेट्राहेड्रल तो नहीं है कहीं, अगर टेट्राहेड्रल है तो उसको सबसे पीछे फेंको, है ना। फिर उसके बाद आप चार्ज देखो, ठीक है। फिर उसके बाद आप ये देख लो कौन से सीरीज का है, 3D 4D या 5D का है ना। और फिर आप वो देख लो, क्या बोलते हैं आपका, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। मैम ये सीरीज में है, मतलब पहले यही चेक करना है ना? हाँ, बन क्योंकि जाएगा मेरे तुम्हारा। पास ये लिखे हैं बट मैंने ऑर्डर नहीं लिखा है, मुझे पता है उसमें लिखा भी नहीं है कि ऑर्डर होता है इनका कुछ। अच्छा, लिख लेना, वैसे वो एडवांस के लिए ज्यादा मतलब हेल्पफुल है, बट हाँ मतलब ज्यादा पूछा जाता है, बट हाँ मेंस में बन जाएगा क्वेश्चन, इससे आराम से बना लोगे। तो पहले ये चीजें आप चेक करोगे, ठीक है जी। चलो, ओके मैम। एक बेटा ये क्वेश्चन पूछा था, कौन सा है, 14वां, ये 15 है। आपसे ना ऐसा कुछ सवाल था, अगर नहीं दिख रहा है जूम करो। वो कह रहा है A से B जो रिएक्शन हो रही है ना, उसमें डेल्टा H ग्रेटर देन 0 है, मतलब एंडोथर्मिक है, और स्लोवेस्ट मतलब स्लो हो रही है, ठीक है। फिर B से C में क्या है, रिएक्शन फास्ट हो रही है और एक्सोथर्मिक है, और C से D में भी फास्ट हो रही है और एक्सोथर्मिक है। यानी कि लास्ट वाला स्टेप तक जब तुम जाओगे D में, तो एक्सोथर्मिक का होना चाहिए, ग्राफ दिखना चाहिए, प्रोडक्ट की एनर्जी कम दिखनी चाहिए, हाँ या ना, मैं जवाब दो बस। तो सेकंड में Yes, देखो, ma'am. ये एक्सोथर्मिक है, ये हो सकता है, ये एंडो का बना रहा है ग्राफ, हटा दो। ये एक्सो का बना रहा है, ये हो सकता है, ये एंडो का बना रहा है, हटा दो। अब पहला स्टेप क्या है, स्लो है, दूसरा फास्ट है, यानी कि पहले वाले की एक्टिवेशन एनर्जी कम होनी चाहिए, इस हिसाब से आना चाहिए कुछ ग्राफ। तो देखो, इसकी ज्यादा, इसकी कम, इसकी कम, इसकी ज्यादा, हटा दो। तो ऑप्शन कौन सा आया, समझे, ऐसे करना ऑप्शन एलिमिनेशन करके, ठीक है। एक ये क्वेश्चन था बेटा, ये देखो, पढ़ा है आप लोगों ने ना, ड्यूमास मेथड से है क्या क्वेश्चन, हाँ। देखो वो क्या बोल रहा है, 0.5 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट किया है कॉपर ऑक्साइड CO2 एटमॉस्फेयर में 300 केल्विन पे। एक्चुअली होता क्या ड्यूमास मेथड में, हम ये नाइट्रोजन के एस्टिमेशन के लिए हम करते हैं, है ना, एस्टिमेशन करते हैं, ठीक है, परसेंटेज निकाल सकते हैं हम नाइट्रोजन की, तो हमें वहां पे N2 गैस मिलती है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं जो N2 गैस कलेक्ट हुई ना, वो 60 ml हुई, और एक्वस टेंशन कितना दिया हुआ, 15 mmHg। एक्वस टेंशन का मतलब क्या है बेटा, जो आपके पास N2 गैस कलेक्ट हुई उसमें वाटर वेपर भी थे, तो अब जो टोटल प्रेशर होगा हमारा, वो N2 की वजह से भी होगा और वाटर वेपर के प्रेशर की वजह से भी होगा। मानते हो कि नहीं मानते, जिसने पढ़ा उसकी बात कर रहे, वरना तो ऊपर से जा रहा होगा, क्या बोल रही है मैम, ठीक है। तो एक्वस टेंशन आपको दिया है, यानी कि वाटर वेपर की वजह से जो प्रेशर लग रहा है वो 15 mmHg है, ठीक है। और जो प्रेशर रिकॉर्ड किया है, टोटल प्रेशर वो कितना है आप लोगों का, इतना 715 mmHg। हमें किसका प्रेशर चाहिए, N2 का चाहिए, तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे ना, 715 में से 15, 710 mmHg, बोलो क्या कहते हो, बनेगी बात। अब क्या आपको परसेंटेज निकालनी है नाइट्रोजन की, तो क्या होता है परसेंटेज वेट ऑफ नाइट्रोजन, 28 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2, ये फॉर्मूला होता है, डिवाइड बाय गिवन मास जो दिया हुआ है ऑर्गेनिक कंपाउंड का इनटू 100। अब कोई मुझे बताएगा नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, कैन एनीवन टेल मी हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ मोल्स।
पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से निकालूंगी, तो एन क्या हो जाएगा, पीवी बाय आरटी। पी क्या है बेटा, 7110। एमएमएच 700 है ना वो। 700 हो जाएगा ना। अच्छा हाँ, लेकिन ये एमएमएचजी में हमें एटमॉस्फेरिक में चाहिए तो डिवाइड करना पड़ेगा 60 से। वॉल्यूम कितना है, 60 ml, लीटर में चेंज करो। क्यों बोल रही हूँ मैं ये करने को, क्योंकि जो आर हम ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। तभी मैंने प्रेशर को एटीएम में किया और वॉल्यूम को लीटर में किया, ठीक है। इनटू टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना है, कहाँ गया, 300, ठीक है। इसको सॉल्व करना था और इसको एन को यहाँ पुट करना था, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 14% के आसपास आ रहा था, ठीक है। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो किसी ने पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो फिर अब नई चीज मत पढ़ना, ठीक है। तो ये कुछ 16 क्वेश्चंस थे जो मुझे मिले, ठीक है। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे वो डॉक्यूमेंट एक बार ओपन कर लेना, वहां तुम्हें कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, ठीक है जी। जैसे थर्मोडायनेमिक्स से आया हुआ था कुछ, वो ग्राफ से रिलेटेड था एक सवाल, ठीक है। वर्क डन पूछा था रिवर्सिबल एक्सपेंशन और इरिवर्सिबल में, ठीक है। और एक और ग्राफ का क्वेश्चन पूछा था, यही सेकंड शिफ्ट में कल वाला, केमिकल काइनेटिक्स से ही था, उसमें फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ था, ठीक है। तो ये आपको डॉक्यूमेंट जब आप ओपन करोगे ना, वहां पे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन और मिल जाएंगे। तो ये वो क्वेश्चंस थे जो मुझे मिले, तो मैंने आपको सॉल्व करा दिए। अब बात आती है आप करके क्या जाओगे, जो भी अपनी रिवीजन करते रहो अच्छे से, जहां से क्वेश्चन बन रहा है, जैसे केमिकल बॉन्डिंग से वीएससीपीआर का बन रहा है क्वेश्चन, है ना, ग्राफ वाले क्वेश्चन बन रहे हैं, तो अपने एनसीईआरटी के ग्राफ पढ़ के जाओगे फिजिकल के, है ना। ये ड्यूमास जेलडाल अगर कैलकुलेशन इजी है तो कर देना, वरना छोड़ देना। और आपके नेम रिएक्शन से क्वेश्चन बन रहे हैं तो वो करके जाना, ठीक है। सीएफटी से क्वेश्चन बन रहे हैं, वो करके जाना, समझ रहे हो मेरी बात। तो ये कुछ जो प्रिडिक्टेबल क्वेश्चन है उनको जरूर करके जाना बेटा। सो अपकमिंग शिफ्ट वाले जितने बच्चे, ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से करके आना, गिव योर बेस्ट एंड टेंशन फ्री होके जो है दे के आना पेपर, ठीक है मेरे बच्चों। थैंक यू मैम। ठीक है, ये मैं ग्रुप में भिजवा देती हूँ पीडीएफ, ठीक है। हाँ, बाय एवरीवन, कल मिलते हैं फिर, बाय।